जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आप के अपने परिवार में। ठीक है, कैसे हैं आप लोग भाई बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मेरे भाई यहाँ पर सिमिलैरिटी की अंतिम क्लास है और आज सिमिलैरिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में कल आप लोगों के लिए शुरू किया जाएगा मेरे भाई सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। सावन का तो कल पहला सोमवार था, आज तो नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन सावन की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। ठीक है, सभी की मनोकामना पूरी हो इस सावन में। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आकाश कुमार, प्रीति कुमारी, रोनाल्डो। ठीक है, उसके बाद में जूली कुमारी। आज हमारे रोनाल्डो भाई कहीं ये ना मैसेज कर दें फिर से, सर आज मज़ा नहीं आ रहा है। कल तो आधे घंटे तक यही मैसेज कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है। नितेश कुमार, प्रीति, जीवन पात्रा, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। जीवन पात्रा तो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। मधु कुमारी, अंकिता मौर्य, सूरज कुमार, अच्छा सूरज भी है। ठीक है, जगन्नाथ। ठीक है सर, पानी वो पिला देते हैं आप हमको, थोड़ा सा गर्म पानी। ठीक है, हमारे सर हैं, आते आते सुबह सबसे पहले उसको मैसेज करते हैं और हर वक्त उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। 1% भी इनको मेरा ख्याल नहीं आता है, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे लोग लाइव हो। ठीक है, अब देखो, हमने 50 तक हाफ सेंचुरी तो लगा दिया है भाई। हाफ सेंचुरी लगाने के बाद में 51 से हमें क्वेश्चंस करने बाकी हैं और 51 से मैं तुम्हें बताऊं तो 10 क्वेश्चन है हमारे पास में टोटल। ठीक है, ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम स्टार लगा लो। इसीलिए स्टार लगा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया बात? इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको स्टार लगा लेना है। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई 51 नंबर सवाल को लेकर के, तो पढ़िए क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है, क्या यहाँ पर कहता है, ज़रा वो देखो। कहा गया ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी जो है इसका मीडियन है। अगर हम यहाँ देखें तो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई कि ए बी सी हमारा क्या हो गया? तो ए बी सी हमारा ट्रायंगल हो गया। उसमें हमारा क्या हो गया? तो ए डी मीडियन हो गया, वो भी किसका? ए बी सी का। यहाँ पर ये मेरे भाई ए डी जो हो गया वो क्या हो गया? मीडियन हो गया। मीडियन कौन होता है? जो आधे आधे में बांटता है। तो ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एफ इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी। एफ कहाँ पर है? तो एफ ए सी के ऊपर में एक पॉइंट है। इस तरीके से है कि बी एफ जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो बी एफ है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, दिस बी एफ मीट्स ए डी और यहाँ पर कहाँ पे मिलता है मेरे भाई? ई पे। अगर हम बी एफ को देखें तो ये जो हमारा मेरे भाई बी एफ होगा, ये ए डी को कहाँ पे मिलेगा? तो ई पर मिलेगा। ठीक है, मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है पूरे पूरे ए डी का। यानी दोस्त समझना, तुम्हारे पास में यहाँ पर डी जो है वो एक मिड पॉइंट है, ये मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या होता है? माध्यिका का काम क्या होता है? आधे आधे में बांटना। और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा? आधे आधे में बांटेगा। तो सवाल में बस मेरे हिसाब में यहाँ पे इतना है कि ए डी हमारा मीडियन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये रेखा में मेरे भाई ई जो है वो क्या है? तो ए डी का मिड पॉइंट है। तो हमसे ए से लेकर के एफ और एफ से लेकर के सी तक का मान पूछा है। हालांकि इसका जो रेशियो होता है 1 और 2 का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा ए एफ और एफ सी का। लेकिन ये होगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ से आया, इसके बारे में कोई चर्चा है? नहीं है। अब हम उसी के बारे में बताएंगे। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। ये वाला क्वेश्चन बहुत एक फेमस क्वेश्चन है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये एन वाला याद करवाया था, अगर आपको पता हो तो, यहाँ पर कि एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो मेरे भाई यहाँ पर याद है ना, कल ही पढ़ाया था कि इन दोनों का रेशियो जो होता है वो बड़े और इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो जैसे हमने इसको याद करवाया था वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर इसका भी केस बनता है और ये भी ध्यान रखना है। ये ट्रायंगल आपके सामने कौन सा है? तो ट्रायंगल आपके सामने मेरे भाई आपका ए बी सी है। ए बी सी नाम के ट्रायंगल में यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो इसकी माध्यिका होती है उस माध्यिका का नाम क्या है? तो माध्यिका का नाम हमारा डी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ से एक रेखा लेकर के जाते हैं जो इस तरीके से काटता है और ये कौन से पॉइंट पे? तो ई नाम के पॉइंट पे, कि ई जो हो जाती है वो माध्यिका हो जाती है।
अब अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट एफ था इसका रेशियो मेरे भाई क्या है, यही है ना। अब देखो मेरे भाई मैं यहाँ पर बताता हूँ और यहाँ सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, समझना। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लाइन मेरे भाई ड्रॉ करना है। और किस तरीके से ड्रॉ करना है कि मेरे भाई वो लाइन जो हो यहाँ पर इसके क्या हो, तो पैरेलल हो। आप ड्रॉ करोगे जिस लाइन को हम डी एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, डी एक्स बोलेंगे। यानी यहाँ पर एक रेखा जो होगी इसके समानांतर हमें बनानी है। अब पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जैसे हम यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक लाइन अगर मिड पॉइंट है और उसके पैरेलल अगर हम दूसरा बना दें तो ये वाला लाइन भी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। ये वाला लाइन भी क्या हो जाता है, मिड पॉइंट। यानी अगर ई मिड पॉइंट है जो इसको 1 के रेशियो में बांट रहा है, तो मेरे भाई अगर यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सिंस क्या हो जाएगा, ई इज़ द मिड पॉइंट। ई जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और उसके साथ में यहाँ पर, और उसके साथ में क्या होगा, और उसके साथ में ई एफ जो होगा मेरे भाई पैरेलल होगा डी एक्स के। तो इसीलिए मेरे भाई जो होगा एफ भी हमारा क्या होगा, तो एफ जो होगा वो भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई रेखा मिड पॉइंट है और अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगली वाली रेखा भी क्या होगी, मिड पॉइंट होगी। यानी अगर एफ मिड पॉइंट होगा तो ये किस रेशियो में होगा, 1 के रेशियो में। ये किस रेशियो में होगा, तो 1 के रेशियो में। ये क्लैरिटी आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। इसमें कोई डाउट है तुमको बताओ यहाँ पे, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो आधे आधे टुकड़े यानी 1 के रेशियो में बांटेगा। अब उसके बाद सबसे मज़े की बात यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला नीला वाला ट्रायंगल। अब ये नीला वाला ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये सर यहाँ पे, ठीक है, सेम कहानी है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर डी एक मिड पॉइंट है। कौन मिड पॉइंट है मेरे भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में डी एक मिड पॉइंट है। तो डी एक्स अगर मेरे भाई यहाँ पर ई एफ के पैरेलल है, अगर यहाँ पर ये रेखा इसके पैरेलल है, तो जैसे ये मिड पॉइंट था और ये पैरेलल था तो दूसरा वाला भी क्या बन गया था, मिड पॉइंट बन गया था। वैसे ही अगर इस केस में बात करें तो ये डी मिड पॉइंट है और अगर ये इसके पैरेलल है तो डेफिनेट है मेरे भाई यहाँ पर एफ जो होगा, देखो यहाँ पे ये एक्स जो होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर एक छोर मिड पॉइंट था, पैरेलल होने के बाद में दूसरा छोर भी मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में अगर ये डी नाम का लड़का मिड पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो एक्स वुड ऑल्सो बी द मिड पॉइंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल सी बी एफ, इन ट्रायंगल कौन सा में, सी बी और एफ में मेरे भाई यहाँ पर, कि अगर डी जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, डी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो डी मिड पॉइंट है। उसके साथ साथ में जो डी एक्स है मेरे भाई यहाँ पर ये पैरेलल है किसके, बी एफ के। तो इस बात को तुम याद रखना, एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, एक्स जो होगा वो भी मेरे भाई मिड पॉइंट होगा। एक्स मिड पॉइंट होने का मतलब यहाँ पर जितनी वैल्यू इस रेखा की होगी उतनी ही वैल्यू इस रेखा की होगी। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना है, 1 है, ठीक है। तो यानी ये कड़वी सच्चाई आप इसको कह लीजिए कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा लाइन होता है ये 3 टुकड़ों में बटा होता है, जहाँ पर ए से लेकर के एफ तक एक टुकड़ा और एफ से लेकर के सी तक 2 टुकड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ये पूरे का मान, मेरे भाई ये क्वेश्चन आया था, इस पूरे का मान 18 है, तुम हमको खाली ए एफ का मान बता दो। 3 टुकड़े का मान 18, तो एक टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फाइनली इस फिगर का जो कंक्लूजन हमारे सामने निकल करके आता है, इस फिगर का जो कंक्लूजन हमारे सामने निकल करके आता है वो मेरे भाई कंक्लूजन में क्या होता है, तो कंक्लूजन में हमारे सामने ये होता है कि ए से लेकर के एफ तक और एफ से लेकर के सी तक का जो रेशियो है वो 1/2 है मेरे भाई। कितना है यहाँ पे, 1/2 है। सर कमेंट दिखाइए। ठीक है, क्लियर है ये बात। बच्चे ये कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा डबल डबल साउंड आ रहा है, तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सर देखो क्वेश्चन में ही कहा गया सर ए एफ से लेकर के एफ सी तक क्या कहानी होगी, तो सर यहाँ पर ऊपर में 1 भाग होगा और नीचे में कितना भाग होगा, 2 भाग होगा। तो ए एफ से एफ सी कितना होगा, 1:2 होगा। ए एफ से एफ सी मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 1:2 होगा। क्लियर है ये बात। आ जाइए, चलिए एक क्वेश्चन अब हम इसी के ऊपर में देते हैं, आप लोग मेरे भाई जल्दी से बता दो, ठीक है, तो हम यहाँ समझ जाएंगे। और वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक, वो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ये एबीसी नाम का ट्रायंगल है हमारे सामने, ठीक है ना। एबीसी नाम के ट्रायंगल में यहाँ पर कहानी मेरे भाई क्या है, तो एबीसी नाम के ट्रायंगल में अगर हम देखें तो सेम तरीके से हो जाता है कि ये हमारे सामने एक मिड पॉइंट है और यहाँ से ये हमने एक बना दिया।
उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जैसे मान लो ये डी नाम का हो गया, जैसे ये मिड पॉइंट, यहाँ पर ई हो गया मेरे भाई यहाँ पर मिड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो मेरे भाई एफ हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे सामने क्वेश्चन में मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। आप मेरे को बताओ ए एफ का मान कितना होगा, ए एफ का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, फटाफट बताइए, क्या कहेंगे आप यहाँ पे। बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर हमें दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर ये वाला भाग 1 यूनिट होता है और ये वाला भाग 2 यूनिट होता है। कुल मिलाकर के जो हमारे सामने सर यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये हमारे सामने जो 30 है सर, ये कितने का वैल्यू है, 3 का है। और हमें जो पता करना है वो कितने का पता करना है, 1 का पता करना है। यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 10 सेंटीमीटर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात है मेरे भाई यहाँ पर की गई है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर था, इसी में का था, मुझे अगर आगे दिख जाए तो मैं आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ठीक है। डी और एफ जो है वो मिडिल पॉइंट है ए बी और ए सी के, नहीं नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे कहीं पर डी जो है सच दैट बी डी डी सी, एक क्वेश्चन तो और था इसके ऊपर में आई थिंक, ठीक है। हाँ मेरे भाई देखो, सेम 58 नंबर क्वेश्चन जो है सेम उसी का मेरे भाई फोटोकॉपी है। आप देखो कहा गया ट्रायंगल एबीसी में मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़िए, ई जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मिड पॉइंट है बीसी का, तो यहाँ पर ये हो गया। और एफ जो है मेरे भाई यहाँ पर मिड पॉइंट है, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए, तो एफ जो है मेरे भाई ए का मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ई जो है मध्य बिंदु था इस रेखा का, और एफ जो है मध्य बिंदु है इस रेखा का। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ए बी सी का मान 48 बताया गया है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस पूरे का एरिया 48 बताया गया है। तो ए हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, यहाँ पर इस वाले भाग का बच्चों एरिया कितना है, यहाँ पर इस वाले भाग का जो एरिया है वो यहाँ पर कितना है, आप मेरे को ये बता दो। आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि इस वाले भाग का एरिया कितना है। तो मैं बड़ा सिंपल सा बात मेरे भाई यहाँ पर जो है, एक बच्चा कहता है पूल दीजिए, मतलब वो कहना चाहता है कि पोल दीजिए, लेकिन पोल का स्पेलिंग उसने क्या रखा है, तो पी ओ डबल एल लिखा है, अब पी डबल ओ एल लिखा है, पुल लिखा है। अरे पोल का स्पेलिंग होता है पी ओ डबल एल, समझ में आ गया बात। और जो आप लिख रहे हैं वो पूल का स्पेलिंग लिख रहे हैं, पोल नहीं लिख रहे हैं आप यहाँ पे। आ जाइए, तो मेरे भाई यहाँ पर हमसे ए एफ डी का क्षेत्रफल पूछा गया है कि ए एफ डी का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं थोड़ा सा फोटो जो है ना वो आपको दोबारा से रिकॉल कराना चाहता हूँ, जो मैंने हाल फिलहाल अभी आपको पढ़ाया है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, दोनों चीज़ें आपने एक ही जगह से पढ़ी हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं इस फोटो की ना, तो यहाँ पर जरा चीज़ें देखो क्या होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर फोटो में एक हम ऐसा रेखा डालते हैं जो कि मध्य बिंदु का काम करता है, और दूसरा रेखा ऐसा डालते हैं जो कि यहाँ मध्य बिंदु का काम करता है। कायदे से हमेशा ये ट्रायंगल जो होता है ए बी सी नाम से दिया जाता है, और यहाँ पर आप इसको डी दे दीजिए, आप इसको ई दे दीजिए, आप इसको एफ दे दीजिए, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, हमने हमेशा एक बात समझा है कि मेरे भाई जैसे जो रेशियो साइड का होता है वही रेशियो किसका होता है, एरिया का होता है, ठीक है। तो एक एरिया का ये नॉर्मली क्वेश्चन आया तो हम आपको बताएं। अब आप एक बात बताओ, कोई भी ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, तो कोई भी ट्रायंगल में जो उसकी माध्यिका होगी, ठीक है, ये जो मीडियन होता है ये मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट होता है तो ये आधे आधे साइड में बांटता है, तो एरिया भी कितने में बटेगा, तो आधे आधे में बटेगा। अगर मानो पूरे ट्रायंगल के एरिया 20 है तो 10 एरिया इधर होगा, 10 एरिया इधर होगा। तो मैं आपको आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पूरा एरिया एबीसी का कितना 48 है, पूरा एरिया कितना 48 है। तो 48 में 24 भाग इधर होगा तो 24 भाग इधर होगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम इधर वाला एरिया देखें भाई मेरे, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 24 हो जाएगा, हमारे सामने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आ जाओ, यहाँ से मैंने एक लाइन मेरे भाई पैरेलल खींची थी, और ये लाइन खींचने का मेरे भाई उद्देश्य हमारा क्या था ये समझना।
ये जो लाइन है मेरे भाई, जब मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे समझना यहाँ पर कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहाँ पर एक ट्रायंगल है, मेरे पास में यहाँ पर क्या एक ट्रायंगल है, और यहाँ से ट्रायंगल के मैंने दो टुकड़े किए हैं। ट्रायंगल के मैंने कितने टुकड़े किए हैं? दो टुकड़े किए हैं। मैंने यहाँ पर इधर की तरफ में कितना टुकड़ा रखा है? एक टुकड़ा। और मैंने इधर की तरफ में कितने टुकड़े रखे हैं मेरे भाई? दो टुकड़े। आप समझो, आप यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्या दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर ये सब भूल जाओ कि इधर मेरे भाई ऐसा कुछ था। आपको ये सब कुछ भूल जाना है, आपको ये सब कुछ भूल जाना है। अब आप मेरे को बताओ, ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जिस अनुपात में बेस होते हैं, एरिया भी किस अनुपात में होता है? उसी अनुपात में होता है। हजार दफ़ा मैंने आपको ये बात बता रखा है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा अगर बेस का रेशियो 1 और 2 का है तो एरिया का भी रेशियो कितना होगा? 1 और 2 का होगा। एरिया का भी रेशियो कितने का होगा मेरे भाई? 1 और 2 का होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे मान करके चलो, 2 भाग और 1 भाग, कितना भाग हो गया? 3 भाग। 3 भाग मिलकर के कितना बना रहा है? 24। फिर से रिपीट करता हूँ, ये 24 कितने टुकड़ों में बटेगा? 3 टुकड़ों में। अगर 3 टुकड़ों का मान 24 है, एक टुकड़े का मान 8 होगा। 3 टुकड़े का मान 24 है, एक टुकड़े का मान 8 होगा। तो ये वाला एरिया 8 कहलाएगा, और ये पूरा पूरा एरिया कितना? 16 कहलाएगा। ये एरिया 8 होगा, ये एरिया 16 होगा। इसका हमेशा डबल होगा। तो मेरे भाई, अब मेरे भाई बारी आ चुकी है, बाकी फेसेस को इसका रिवील कर दो। यानी आप यहाँ पर क्या कहोगे? 24 में मेरे भाई आप बोलोगे सर यहाँ पर जो एरिया है, सर ये 24 में क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। और ये पूरा पूरा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा पीला वाला कितना हो जाएगा सर? ये पूरा हमारा 16 हो जाएगा। ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इसी में से इस पीले वाले को यहाँ बाहर ला करके और आपके सामने कोई बात करना चाहता हूँ। पीले वाले को हम यहाँ लेकर के आते हैं। कौन सा ट्रायंगल था वो? ए था, डी था और एक्स था मेरे भाई। क्या था? ए था, डी था और क्या था मेरे भाई? एक्स था। और ये ई एफ क्या है? तो ई एफ मेरे भाई यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर मुझे ऊपर वाले का मान चाहिए। मेरे भाई तुम बता नहीं सकते हो क्या? बताना जरा। बहुत एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। क्वेश्चन में तुम्हारे यही पूछा गया ना, ऊपर वाले एरिया का मान बताओ। भाई मेरे यहाँ पर ए एफ डी का मान बताओ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बांट दिया इसको इस तरीके से, ठीक है, कि सर पूरा एरिया हमारे पास में कितना है? तो ए बी सी का मान हमारे पास में 48 है। तो 48 है तो 24 24 हो गया। ये 24 मेरे भाई 3 भागों में बटा है, तो इस तरीके से हमने कह दिया कि जी 16 उधर है और यहाँ पर इधर है। अब इसके बाद में अगर आप देखते हैं, आपको मैंने बहुत छोटी सी बात समझा रखी है, बहुत छोटी सी बात थेल्स थ्योरम में, कि सर अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल हमारे सामने होता है, ये वाली रेखा इसके पैरेलल होती है, और अगर ये मिड पॉइंट होता है, तो याद करो छोटे वाले का एरिया कितना होता है? 1 यूनिट। अब बड़े वाले का एरिया कितना होता है? 4 यूनिट। होता है कि नहीं होता है? मैंने हजार दफ़ा आपको ये बात बता रखा है कि छोटे वाले का एरिया 1 भाग होगा, अब बड़े वाले का एरिया मेरे भाई यहाँ पर 4 भाग होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है समझना। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, मैं आपको तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि सर यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि सर यहाँ पर ये ट्रायंगल है, अगर हमारा बड़ा वाला का एरिया सर अगर 4 होता है तो छोटे वाले का एरिया 1 होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े वाले के एरिया 4 के जगह पर कितना दिया गया? 16। यानी यहाँ पर इसका 4 गुना, तो ये भी अपने आप का हो जाएगा मेरे भाई 4 गुना। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर आप इस बात को समझो, एक एरिया ये था, एक एरिया मेरे भाई यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर आप बोलोगे सर देखो इस बात को समझो आप यहाँ पे, ठीक है, कि सर यहाँ पर ये जो 24 है ना, ये जो सर 24 है आपने जो बांटा है, तो सर इस 24 में ये वाला एरिया हमारा 8 है, और ये वाला एरिया कितना है सर? तो ये वाला एरिया 16 है, और 16 का 1/4 यानी ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बहुत पहले आपको पढ़ा रखा है, पीछे के सारे क्वेश्चंस हमने सिमिलैरिटी वाले इसी के ऊपर में कराए हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे। बहुत तरीके से हमने जो है यहाँ पर सारी बातें बता रखी है मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर में। ठीक है, कि सर अगर मिड पॉइंट आ जाए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं। सारे क्वेश्चन उसी के तो थे हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर में। एक एक बातों को हमने यहाँ पर समझा, एक एक बातों को हमने यहाँ पर जाना कि अगर कोई रेखा मिड पॉइंट आ जाए तो हम यहाँ पर एरिया का रेशियो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी बातें जो है हमने जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात है, तो एरिया इसका स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
तो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है, मिड पॉइंट के केस में ये 1 होता है और ये 2 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो सब मेरे भाई हमने आपको पढ़ाया है, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने आपको छोड़ा हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से अगर मैं रिवाइज करने की बात करूँ यहाँ पे, अरे साइड पिंकी कुमारी, साइड जो होता है वो 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड होता है। पिंकी जी बड़ा जल्दी आप भूल जाती हैं। मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल है आपके पास में, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड जो होगा पिंकी जी 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, लेकिन एरिया तो इसका स्क्वायर होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यानी बड़े वाले का एरिया 4 है तो छोटे वाले का 1 होगा, हमेशा डिवाइड बाई 4। तो बड़े वाले का 16 है तो अंदर वाले का डिवाइड बाई 4 कर दो तो अंदर वाले का वैल्यू आ जाएगा। बताइए, बड़ा जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर चल करके इसको रिपीट करके पढ़ा देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर से यहाँ पर कह देते हैं 48 था तो 48 में यहाँ पर ये 24 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 24 हो गया। जब हमने यहाँ पर ये लाइन खींचा था, तो लाइन खींचा था तो उसने कहा था एक टुकड़ा इधर रखना मेरे भाई यहाँ पे और 2 टुकड़ा जो है यहाँ इधर रखना, यानी इसके 3 टुकड़े जो हैं कितने होंगे, इसका मेरे भाई यहाँ पर 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा मिलकर के 24 बनाए, तो एक टुकड़े की वैल्यू 8 है, तो एक मेरे भाई यहाँ पर आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा चुका है कि यहाँ पर ये जब इस तरीके से बात होती है कि सर कोई भी ट्रायंगल होता है, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के कभी भी पैरेलल आ जाए, कभी भी क्या आ जाए सर, पैरेलल आ जाए। तो इस बात को याद रखना सर यहाँ पर कि जो छोटे वाले का एरिया होता है वो 1 यूनिट बड़े वाले का एरिया, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा अगर हम बताएं तो छोटे वाले का एरिया होता है 1 और बड़े वाले का एरिया होता है 4। इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर इसको भी डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसीलिए आंसर कितना होगा, सी होगा। इसीलिए आंसर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, सी होगा। ठीक है, स्क्रीन चली गई, कहाँ चली गई स्क्रीन भाई, वीडियो नहीं आ रही है, रिफ्रेश करना एक बार, वहीं कॉपी पेस्ट करना एक बार, कल बार दोबारा काम जो किया था। अंधेरा कायम रहेगा, छोटी छोटी चीजें मुझे आपको इतनी बार समझानी। हो गया मेरे भाई यहाँ पे, बता दीजिए, स्क्रीन ठीक हो गया, ऑल ओके हो गया, कहीं कोई दिक्कत की बात है, बता दीजिए। क्या अभी भी ब्लैक है स्क्रीन यहाँ पे, बता दीजिए। अंधेरा कायम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, 48 को हमें 24 और 24 में भाग करना था, 24 के 3 टुकड़े में 1 टुकड़ा यहाँ पर, 2 टुकड़ा यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ये रेशियो 1:4 का होता है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। 52 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ो, यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया यहाँ पर एडी जो है परपेंडिकुलर होगा इंटरनल बाइसेक्टर। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक ट्रायंगल तुम्हारे सामने एबीसी नाम का है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एबीसी नाम का त्रिभुज बना लीजिए। बनाने के बाद में कहा गया एडी इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी,
यानी यहाँ पर इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इसके ऊपर में एक रेखा आएगी और ये रेखा आकर के इसके ऊपर में इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगी कि ये एंगल जो होगा ये कितने का होगा, 90 का। बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर ये अपने ज़माने का। तो यानी ये जो एंगल बाइसेक्टर था ना, ये एंगल बाइसेक्टर जब जा रहा था तो ये लाइन उसके ऊपर में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये लाइन इसके ऊपर में दोस्त क्या हो गया, तो ये लाइन यहाँ पर मेरे भाई परपेंडिकुलर हो गया। ये लाइन क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया डीई को पैरेलल बनाया जाता है थ्रू डी एंड पैरेलल टू बीसी। ये लाइन तुम्हें आगे नहीं बढ़ानी है, ये लाइन तुम्हें यहीं पे रोक देना है। ये पॉइंट डी है, डी से लेकर के ई तक एक लाइन मेरे भाई, फिर से रिपीट करता हूँ, डीई नाम का एक लाइन है जो बनाया गया और इसके पैरेलल बनाया गया है। पढ़ सकते हैं आप वहाँ पर कि जो डीई है उसको ड्रॉ किया गया है मेरे भाई डी से, और कहाँ तक, तो बीसी के पैरेलल तक किया गया है, जो जाकर के कहाँ पर मिले, तो ई पर मिले। अगर क्वेश्चन में एसी का मान 12 दिया जा रहा है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर इस एसी का मान जो है ये आपके सामने 12 दिया जा रहा है और कहा जा रहा है हमसे एई का मान बताओ, तो एई का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एई का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ज़रा आप बता दीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैंने जीवन में हमेशा मेरे भाई यहाँ पर कहा है कि अगर एंगल बराबर होते हैं, मेरी बातों को समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, प्रिंस कुमार पूछ रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जो दो बराबर में बांटता है। लाइंस एंड एंगल्स वाली क्लास में मैंने बताया था, साइड बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो साइडों को दो बराबर भागों में बांटता है, और एंगल बाइसेक्टर वो होता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट दे। अब मेरी बात को समझना, मैंने हमेशा क्या कहा है कि मेरे भाई अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो सिमिलैरिटी लग जाता है, और अगर एंगल के बराबर होने के साथ साथ अगर कोई साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंसी लग जाता है, सर्वांग क्षमता लग जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, शुरू से लेकर के आज तक की सारी क्लासेस आपने अटेंड की है, तो यदि मैं इस लाइन को यहाँ नीचे खींच दूँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई मेरे भाई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पर इश्यू नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। अब देखो मेरे भाई, मैं यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ज़रा वो समझो। मैं यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करूँगा। कौन से ट्रायंगल्स के बारे में बात करूँगा मेरे भाई, यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करूँगा भाई। ठीक है, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स के बारे में मेरे भाई यहाँ देखें तो क्या होगा। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पर देखो कौन सा ट्रायंगल ए बी और डी हो गया, और मेरे भाई डी बी और मान लेते हैं यहाँ पर एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन दो ट्रायंगल के बारे में देखें कि सर ए बी डी और डी बी एक्स में, तो यहाँ पर एक एंगल दूसरे के बराबर, एक 90 मेरे भाई दूसरे के बराबर, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक, इसका जो तीसरा वाला ऑटोमेटिक मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, तीसरा भी तीसरे के बराबर होगा। अगर खाली तीन एंगल के बराबर होते, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगता, लेकिन यहाँ पर इसका एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल बराबर हो गया और एक साइड इसमें कॉमन निकल गया। एक साइड क्या निकल गया, कॉमन। ये एक ऐसी भुजा है जो मेरे भाई यहाँ पर देखो, डबल वाले के सामने का मान, आप ऐसे कह सकते हो सर इसके डबल वाले के सामने का मान इसके डबल वाले के सामने वाले के मान के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से हो गए, ए बी डी मेरे भाई, आप साफ कह सकते हैं सर ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। और किसके कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई यहाँ पर, एक्स बी डी के। किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स बी डी के। सीधा सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सर इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसके डबल के सामने का मान इसके डबल के सामने के मान के बराबर है। तो वैसे ही इसके सिंगल के सामने का मान इसके सिंगल के सामने के मान के बराबर होगा, यानी ये साबित हो जाएगा कि डी क्या हो गया, तो मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट हो तो यहाँ पर ये AD और DX क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर AD बराबर होगा किसके, DX के। सर ये जो हमारा AD है ये किसके बराबर होगा, DX के। यानी यहाँ पर D जो होगा ये क्या होगा, तो D जो है सर साबित हो जाएगा कि ये क्या है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट है। D साबित हो जाएगा कि D हमारा क्या है, तो D हमारा मिड पॉइंट है। अब मेरे भाई अगर मान लेते हैं D मिड पॉइंट है, तो अब थोड़ा नए नज़रिए से हम सवाल को देखते हैं और सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में मेरे भाई यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है,
और ये ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा, तो ये ट्रायंगल में मेरे भाई हमने यहाँ पर ये पढ़ा, अभी मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या पढ़ा कि यहाँ पर जब भी कोई ट्रायंगल हो, एक रेखा कोई मिड पॉइंट होती है और उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन बनाते हैं, तो दूसरी भी क्या बन जाती है, मिड पॉइंट थ्योरम बन जाती है। दूसरी भी क्या बन जाती है, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट बन जाती है। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं भैया, अगर हमारा डी जो है वो क्या है, अगर हमारा डी जो है वो मेरे भाई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और साथ के साथ मेरे भाई यहाँ पर डी हमारा एक्सी के पैरेलल है, और डी हमारा मेरे भाई पैरेलल है किसके, एक्सी के, तो ये बात तुम मेरे से लिखवा लो, ई जो होगा वो भी क्या होगा, ई जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये भी हमारा मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो किसका होगा मेरे भाई, एसी का होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो 12 का आधा 6 और 12 का आधा 6, तो यानी ए का मान कितना होगा, 6 होगा। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस साबित किया, कॉन्ग्रुएंस साबित करने से ये भुजा बराबर निकल करके आ गई, भुजा बराबर निकलने से मिड पॉइंट निकल करके आ गया। यदि दो रेखाएं समानांतर और एक मध्य बिंदु है तो दूसरा भी मध्य बिंदु होगा, आधे आधे में बांटेगा। ये सब अच्छे सवाल हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। असली सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो यही है मेरे भाई, यही है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो दिस इज द रियल सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सब आपको पेपर में पढ़ना होता है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 53 नंबर सवाल को देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया ओ जो है पॉइंट है, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, यहाँ पे पीओ जो है मेरे भाई, पीओ क्यू क्यू आर, ये सारा सारा हमारा बराबर है, कैसे होगा। मैं आपके सामने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। देखो ठीक ठाक क्वेश्चन ये भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। ये सामने सर आपके यहाँ पर ट्रायंगल का बात कहा गया है। ठीक है, तो बोला गया पी क्यू आर, यानी ट्रायंगल का नाम क्या है, तो पी है, क्यू है, और यहाँ पर क्या है, ओ है, आर है, बीच में कहीं पर एक पॉइंट है ओ नाम का। ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से कि पी ओ क्यू वाला जो एंगल है, पी ओ और मेरे भाई कौन सा है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ देखोगे, बोलोगे सर ये पी हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, क्यू हो गया। तो पी ओ क्यू, क्यू ओ आर के मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो क्यू आर यहाँ पर ये हो गया, और आर ओ पी सब बराबर है। देखो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है यहाँ पर ये क्या बताता है, तो ये वाला लाइन पी ओ क्यू, क्यू और आर ओ पी, ये तीनों के तीनों बराबर है। अब अगर ये तीनों के तीनों बराबर है तो सब 120 के बराबर होगा। बोलोगे कैसे, अरे यार एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ये वाली लाइन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब बराबर है, तो यानी एक सीधा पॉइंट पर कभी भी क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको थीटा मानूं, थीटा मानूं, थीटा मानूं, तो 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 3 थीटा का मान 360, तो यहाँ पर हर एक का मान कितना हो जाएगा, 120। या फिर ये अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड क्या है कि 120 120 120 में हम इसे क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर भागों में बांट देंगे। तो अभी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो यहाँ पर ये चूंकि सारे बराबर हैं, बराबर हैं, तो आप कहोगे सर ये 120 है, ये भी कितना है, 120 है, और ये भी कितना है सर, ये भी 120 है सर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये सारा सारा हो चुका है। अब आगे की बात अगर हम यहाँ करें तो आगे की बात यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर का मान मेरे भाई 60 है, ये पूरा पूरा पी क्यू आर का जो मान है वो हमारा कितना है, तो पी क्यू आर का मान हमारे सामने 60 है भाई। उसके बाद में ओपी का मान हमारे सामने 16 है, ओपी का मान हमारे सामने कितना है, तो ओपी का मान हमारे सामने 16 है। ओ आर का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 12 है। तो हमसे ओ क्यू का मान पूछा गया है, ये ओ क्यू का मान कितना होगा। क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप। एक बच्चा कहता है दिवेश यादव सर आज के इवनिंग का क्लास क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपसे कहा था आज के इवनिंग के क्लास के लिए कि आपको रेस और सर्कुलर मोशन की वीडियो दी जा रही है, आपको उसको देखना है, और कल से एक नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो आप उसको मेरे भाई एक बार देख लेना बहुत तरीके से। सर रेस सर्कुलर मोशन जो है अपलोड कर दीजिएगा अभी, ठीक है, अभी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों को उसको देखना है। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब उसके बाद में आगे बढ़ते नहीं, बोर्ड थोड़ा सा ऐसे कट जाता है ना, क्या बोले, जूम आउट करेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे भाई अब आप बताओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या होगा, कैसे बनेगा, ज़रा समझो कैसे बनेगा मेरे भाई। यहाँ पर टाइम दिया जाए आपको, चलिए टाइम देते हैं हम आपको मेरे भाई, कुल मिला करके 45 सेकंड का वक्त हम आपको देते हैं। सोच करके बताइए मुझे कि यहाँ पर कैसे बनेगा। फिगर आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बना करके दिखा दीजिए। मुझे यकीन है मेरे भाई आप लोगों के ऊपर में कि आप लोग इसको बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत छोटी सी बात है यहाँ पर, ये बहुत छोटी सी बात है, बनाइए चलिए। सर क्यू आर की वैल्यू 12 है, कहाँ पर बच्चे 12 है, ठीक है, क्वेश्चन में ओ आर की वैल्यू बच्चे 12 दी गई है ना, कम से कम पढ़ना तो सही से सीख लो। हाँ, हिंदी के हिसाब से जो है तुमने सही कहा, हिंदी में क्यू आर दिया गया भाई, इसको करेक्शन कराओ। ठीक है, ये क्यू आर नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये
क्यू आर नहीं होगा, क्यू आर है क्या, दिखाना एक बार। ठीक है मेरे भाई, एक बार समझने में देखना पड़ेगा। क्यू आर नहीं है मेरे भाई, ओ आर का मान 12 है। ये हिंदी जो है ये गलत दिया गया है, हिंदी में ओ आर को 12 करिए, इसको अभी सर करेक्ट करवाइए। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ओ आर का मान जो है वो 12 है, इंग्लिश सही है। ठीक है, ओ आर का मान जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो है, जो जेन्युइन तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या है। 1 मिनट आपके बीत चुके हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जेन्युइन तरीका से आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाइए। सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा देख लीजिए, और उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए। इनमें आप ज़रा ये देख लीजिए कि आपके पास में सिमिलैरिटी लगती है या आपके पास में कॉन्ग्रुएंसी लगती है, आपके पास में क्या लगता है। ये पूरा एंगल मेरे भाई 60 दिया गया है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पूरा का पूरा एंगल आपका 60 था, तो इस 60 में मैं आपसे ये कह सकता हूँ ना कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है भाई मेरे, बता दीजिए। तो बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। 120 और 60 180 होता है, तो ये माइनस थीटा है, तो ये हमारा कितना होगा, प्लस थीटा। इस तरीके से कि सर अगर आज के समय अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ करके देखूं तो सर यहाँ पर ये प्लस माइनस से ख़त्म होकर के क्या बना देता है, 180 बना देता है। यानी यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल देखूं ओ क्यू आर को लेकर के, 120 है, 60 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसमें देखें मेरे भाई और हम यहाँ पर समझें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे सर, यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल को लेकर के आप समझना, इस वाले ट्रायंगल को लेकर के सर, यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल को लेकर के अगर हम बात करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को लेकर के, तो ये वाले ट्रायंगल को लेकर के एक 120 है और एक थीटा है, तो यहाँ पर इसे कितना जोड़ेंगे कि 180 बन जाए। तो पहली बात यहाँ पर 120 में जोड़ेंगे 60 और यहाँ थीटा है तो जोड़ेंगे माइनस थीटा, ताकि ये ख़त्म हो जाए और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 180 आ जाए। अब मेरे भाई मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये लगी, इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं। 120 के बराबर 120 है, थीटा के बराबर थीटा है और इसके बराबर ये है, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पर सिमिलर साबित कर सकते हैं। सिमिलैरिटी हम इसके अंदर में लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी त्रिभुज के 3 कोण अगले के 3 कोण के बराबर हो तो सिमिलर होता है। यानी अगर हम बात करें तो ओ क्यू, देखो यहाँ पे ओ क्यू पी, अगर आप यहाँ देखोगे तो ओ हो गया, क्यू हो गया और पी हो गया, ये सिमिलर होगा। और किसके मेरे भाई यहाँ पर, तो ओ के, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर आर के, ठीक है, ओ आर और किसके, क्यू के। ठीक, यानी सिमिलर होगा। अब सिमिलर होगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सिमिलर होगा तो जैसे हम यहाँ पर ये बोलेंगे, समझना कि सर जैसे इसमें 60 माइनस थीटा के आगे कौन है, तो 60 माइनस थीटा के आगे सर यहाँ देखो 60 माइनस थीटा के आगे कौन है, तो ओ क्यू है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओ क्यू। और यहाँ पर 60 माइनस थीटा के आगे क्या है सर, तो 12 है, तो आप यहाँ पर 12 लिखोगे। ठीक है सर, इसमें थीटा के आगे कौन है, तो 16 है, तो यहाँ थीटा के आगे कौन है, तो 16 है, और यहाँ थीटा के आगे कौन है सर, तो ओ क्यू है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ओ क्यू लिखोगे। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू इंटू ओ क्यू मेरे भाई, ओ क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 16 इंटू कितने के मेरे भाई, 12 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई 12 को भी तुम यहाँ तोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, और वो हो जाएगा 4 इंटू मेरे भाई 3 में। अगर आप रूट लगा दो तो इसका रूट लगाओगे तो इतना होगा, इसका रूट 4 इंटू 2 8 रूट 3 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देवाशीष भाई और राकेश भाई कहते हैं सर कॉन्ग्रुएंट है। भाई यार एक बात बोलूं, तुम लोगों को इतना बुद्धि भगवान ने दिया है कि मैं ये जब लाइन बार बार कह रहा हूँ तो कम से कम ढंग से सुना करो। हैं, मैं ये बोलता हूँ कि अगर एंगल एंगल से बराबर हो जाता है तो सिमिलर होता है, और एंगल बराबर होने के साथ साथ अगर साइड बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होता है। अब तुम हमको फालतू का बोलोगे सर ये वाला साइड कॉमन है, अरे कैसे कॉमन है भाई, ये वाला जो साइड है इसके लिए 60 माइनस थीटा के सामने की वैल्यू है और इसके लिए थीटा के सामने की वैल्यू है, कैसे पॉसिबल है भाई। पीछे वाले में कॉन्ग्रुएंट कब था, मैं तुम्हें बताता हूँ। पीछे वाले में यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट तब था, डबल एंगल के सामने था और इसके लिए भी डबल एंगल के
के सामने था, तो इसके डबल एंगल के सामने की वैल्यू डबल एंगल के सामने के बराबर थी, तब मैंने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर क्या है, ये वाली भुजा जो है ऊपर वाले के लिए 60 माइनस थीटा के सामने है, तो यहाँ पर ये जितना मान होना चाहिए उतना ही इसके 60 माइनस थीटा के बराबर या सामने होना चाहिए, तब कॉन्ग्रुएंट कहते हैं ना भाई। ऊपर वाले में ये वाला जो साइड है ये 60 माइनस थीटा के आगे है, और नीचे वाले में जो साइड है ये थीटा के सामने है। कैसे पॉसिबल है, अलग अलग एंगल के सामने के साइड को बराबर करके तुम कॉन्ग्रुएंट बोल देते हो, कैसे पॉसिबल है? बेसिक परिभाषा तो समझो, एंगल बराबर होने से सिमिलर साबित होते हैं, और साइड बराबर होने से मेरे भाई यहाँ कॉन्ग्रुएंट साबित होते हैं। साइड कहाँ बराबर है, किसने कहा कि साइड बराबर है? कॉमन देखा नहीं वहां पर कि लगा दिए कॉन्ग्रुएंसी। कॉमन चीज ही कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी साबित करती है भाई। ये भी तो देखो, जो कॉमन आ रहा है वो सेम एंगल के सामने आना चाहिए। अगर ये 60 माइनस थीटा है तो ये भी 60 माइनस थीटा होना चाहिए था, या ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए था। समझिए इस बात को लेकर के, आप उल्टा सीधा गणित पढ़ के बाद में इंजाम हमारे ऊपर लगाएंगे कि हमने ऐसा करा दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कराया, ठीक है। अब ये देखो सनी सरदार √3 कैसे आया, मन तो करता उठा के पटक दे तुमको यहाँ पे। बकवास आदमी, कैसे आता है रे तुम लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने? तुमको इतना नहीं पता है कि रूट लगाने पे, यहाँ पे 3 का रूट लगाने पे √3 कैसे आएगा? हमको तो समझ ही नहीं आता तुम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ा भी है कुछ या नहीं पढ़ा है, या सारी सरदर्दी हमारे सर पे लाके जड़ दी हो कि आप ही कराइएगा जो कराइएगा। रूट तक निकालना नहीं आता आपको कि √3 कैसे आता है, और सपने देख रहे हैं आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के। क्या बोले यार। बुरा लगता है कहने में, लेकिन तुम लोग हो ही इस लायक। आ जाओ पढ़ो, √3 कैसे आया। PQR नाम के ट्रायंगल में PQ और QR जो है मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। O जो है इंटीरियर है PQR के ऊपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे PQR नाम का मेरे भाई ट्रायंगल है, जहाँ PQR मेरे भाई QR हमारा क्या है तो बराबर है। पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं सर, ये जो हो गया हमारा PQ हो गया और QR हमारा क्या हो गया सर, दोनों के दोनों बराबर हो गए। O इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, यहाँ पर O नाम का कोई पॉइंट है जो इंटीरियर पे है। O इज इंटीरियर पॉइंट ऑन PQR सच दैट OPR, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, OPR जो होगा हमारा यहाँ पर OP और R होगा, यानी यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा OPR मेरे भाई, ये ORP के बराबर होगा। ये हमारा बराबर होगा किसके मेरे भाई, यहाँ पर तो ORP के बराबर होगा। ये इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे पास में एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारे सामने दो भुजा PQ और मेरी QR को मेरे भाई बराबर किया गया है। O नाम का एक मेरे भाई कोई पॉइंट है जहां से OPR और यहाँ से ORP ये दोनों बराबर है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमारे सामने क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है हमें उसे कंसीडर करना है। तो सबसे पहली बात कहा गया है POR एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। तो P हो गया, O हो गया, R हो गया, बिल्कुल आइसोस्केलेस है। क्यों आइसोस्केलेस है? क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है तो बराबर है। तो अगर मेरे भाई हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात करेंगे सर ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल आइसोस्केलेस है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। क्या O जो है सेंट्रॉयड होगा? बिल्कुल भी नहीं। सेंट्रॉयड उसको हम कहते हैं जहाँ पर सारी मीडियन मिले, और यहाँ क्वेश्चन में मीडियन का कहीं भी कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो सेंट्रॉयड के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या PQO कॉन्ग्रुएंट होगा RQO के? जो हमारा P हो गया, Q हो गया, O हो गया और R हो गया, Q हो गया, O हो गया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो आइए मेरे भाई यहाँ पर हम इनको ज्वाइन करके देखें। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पर कैसे निकलता है, आप मेरे को एक बात बताओ। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस बात पे हो सकते हैं? तो यहाँ पर मेरे भाई इनके तीनों के तीनों साइड बराबर हो जाएं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो सर यहाँ पर और यहाँ पर क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा मेरे भाई? यहाँ पर देखो, एक साइड यहाँ पर इस साइड के बराबर, ये वाली साइड यहाँ पर इस वाले साइड के बराबर, और तीसरा वाला ऑटोमेटिक कॉमन है। तो मेरे भाई यहाँ पर 555 वाली प्रॉपर्टी यानी साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा। साइड साइड के बराबर, साइड साइड के बराबर, साइड साइड के बराबर, यानी यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे में कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा,
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा सवाल, हल्का सवाल, आप बना सकते हैं और मुझे नहीं लग रहा कि मेरी इसमें आवश्यकता है आप लोगों को। आप पढ़िए साफ तौर पे मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने ABC नाम का ट्रायंगल है। ठीक है, और ABC नाम का ट्रायंगल है तो क्या कहा गया है, D और F जो है मिडिल पॉइंट है AB और AC के। मेरे भाई यहाँ पर ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। E जो है मिड पॉइंट है DF के ऊपर में। E जो है मेरे भाई यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर D और EF का जो मान है, ठीक है, E इज अ पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पर इनका जो मान है यहाँ पर 1 अनुपात मेरे भाई 2 के है। यहाँ पर ये 1 और 2 के अनुपात में है। अगर DE का मान मेरे भाई यहाँ 4 है तो BC का मान बोला। क्या ये क्वेश्चन तुमको नहीं कराए हैं? देखो इसका डबल यहाँ पर ये है, तो मेरे भाई साफ तौर पर यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर अगर ये 4 होगा तो यहाँ पर इसका डबल ये कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अच्छा सर चूंकि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है तो बहुत तरीके से हम आपको पहले पढ़ा रखे हैं कि अगर मिड पॉइंट होता है तो ये 1 होगा तो पूरा बड़ा वाला कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर ये 1 होगा तो पूरा बड़ा वाला कितना होगा, 2 होगा। ये 1 होगा तो पूरा बड़ा वाला कितना होगा, डबल होगा, यानी इसका डबल होगा। तो 12 का डबल मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी 24 कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो D है मेरे भाई करेक्ट आंसर है। किसी को नहीं आता है ना तो उसको हम पूरा सिखाएंगे। वो मेरे पास में आया ही इसलिए है ताकि हम उसको गणित सिखा पाएं। ठीक है, तो भाई तुम्हें अगर √3 भी नहीं आता ना तो हम तुमको सिखाते हैं। मुझे पता है गुस्सा कब आता है, जब मैंने इतना पढ़ा दिया, लगभग तुमको 20 से ऊपर लेक्चर करवा दिए और 20 से ऊपर के लेक्चर कराने के बाद में कोई बच्चा मेरे से अब ये पूछे ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यहाँ पर ये √3 क्या होता है। फिर वहाँ ये लगता है कि इसका मतलब तुम क्लास को टाइम पास लेकर के चल रहे हो, तुमने पीछे के लेक्चर्स को देखा ही नहीं है, तुमने पीछे की चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है। मुझे भी ये बात बेहतर तरीके से पता है कि किसी बच्चे को गणित नहीं आता है तभी तो मेरे साथ में वो जुड़ने की बात कर रहा है, तभी उसने बैच वहाँ पे लिया है। लेकिन ऐसी भी हालत होगी ये हमें नहीं पता है कि हम आगे पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, चीज़ों में नहीं हो और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो क्लास में। क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा? फिर तो मेरे भाई बढ़िया कोई दुकान उकान खोलो, कोई बढ़िया ढंग का जीवन में काम कर लो। क्योंकि जैसे लक्षण अगर ऐसे रहे कि √3 तक का मान तुम्हें यहाँ नहीं पता कि कैसे वो √3 आ गया, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। यकीन मानो बहुत मुश्किल होने वाली है। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। ट्रायंगल में मेरे भाई 56 नंबर में यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें यहाँ पर सीधा कहा गया कि एक ट्रायंगल हमारे सामने ABC है। ये आप बना लोगे, इसमें ज़रूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, हल्का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है मेरी तरफ से, आप इसको ले लेना। सेम पीछे वाले का फोटोकॉपी है, आप इसको बना लोगे। सेम पीछे वाले का फोटोकॉपी है, मेरी इसमें नीड नहीं पड़ेगी, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, एक ट्रायंगल हमारे सामने ABC है और D एक पॉइंट है कहाँ के ऊपर में, BC के ऊपर में। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर, तो एक हमारे सामने जो हो गया वो ट्रायंगल हो गया हमारे सामने ABC नाम का। ठीक है, D जो है पॉइंट है BC के ऊपर में, तो D जो है मेरे भाई पॉइंट है कहाँ पर, BC के ऊपर में है। ठीक है, इस तरीके से कि BD और DC का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर, ये 3 अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 2 है। कौन सा है, 3 अनुपात 2 है। E जो है पॉइंट है AC के ऊपर में, E नाम का जो पॉइंट है वो कहाँ है, तो AC के ऊपर में है। तो मान लेते हैं E नाम का जो पॉइंट है वो AC के ऊपर में है। अब उसके बाद में कहा गया CE और E है, तो मेरे भाई यहाँ पर C से लेकर के E और E से लेकर के A, ये हमारा क्या है, तो 2 और 3 के अनुपात में यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, अगर BE AD को इंटरसेक्ट करता है O पे, ये B से लेकर के E वाली लाइन है और A से लेकर के D वाली लाइन है यहाँ पे, ये सारे के सारे कटते हैं कहाँ पर कटते हैं, O पर कटते हैं। अब मेरे को बताओ A से लेकर के O और O से लेकर के D का जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। बहुत एक भयंकर क्वेश्चन, बहुत एक शानदार सा सवाल मेरे भाई। यहाँ पर कैसे बना पाओगे, जरा दिमाग लगाओ, कैसे बना पाओगे मेरे भाई। यहाँ पर सोचो जरा इस बात को लेकर के कि सर क्या कहानी होगी और कैसे हम इसको बना पाएंगे। तो देखो दिखने में ये भयंकर है बट मेरे भाई है कुछ भी नहीं। अगर मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर कहा है कि जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल होता है, अगर ये लाइनें दोस्त यहाँ पैरेलल होती हैं, याद करो अगर ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो जैसे मानो अगर ये 1 है और ये 3 के रेशियो में है ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 1 और 3 के रेशियो में है तो आप यहाँ पर कहोगे सर फिर ये भी क्या होगा, ये भी 1 और 3 के रेशियो में होगा। सर ये डैम श्योर मैं आपको बता रहा हूँ। सर लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो बराबर होते हैं, और अगर रेशियो बराबर हैं तो लाइन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अंडरस्टूड है मेरे भाई। यहाँ पर लाइन भी क्या होगा, तो पैरेलल होगा। तो यहाँ CE और E है मेरे भाई।
सी और ई ये 2 और 3 के अनुपात में है, और बी डी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही बनाया। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, या फिर ऐसे भी मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, अगर ये दो छोटे टुकड़े का अनुपात ये दो छोटे टुकड़ों के मेरे भाई बराबर हो जाए, यानी यहाँ पर अगर ये 1 और 3 के रेशियो में और ये भी 1 और 3 के रेशियो में, इट मीन्स दे आर पैरेलल। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये बात को समझ लो, ठीक है, कि सर अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं, और सिर्फ हम यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स में देखते हैं, कौन से दो ट्रायंगल में, एक इसमें देखते हैं और एक यहाँ पर इसमें देखते हैं। तो मजे की बात मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो समझना बात को, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर इसका छोटा वाला का वैल्यू कितना आप समझना, थोड़ा सा इसको ओरिएंटेशन जो है इसका घुमा दो, और ओरिएंटेशन घुमा करके मेरे भाई समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सवाल को बनाओ, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, समझ पाओ मेरे भाई। मैं यहाँ पर देखो थोड़ा सा घुमा करके तुम्हें चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर यही वाला ट्रायंगल है, अपन इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। अब घुमाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, घुमाने के बाद में मेरे भाई एक लाइन में तुम्हारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखो, ये छोटा टुकड़ा 2 है और ये टुकड़ा 3 है, तो छोटा वाला कितना है मेरे भाई 2 है, और यहाँ पर ये कितना है 3 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है। मैं तुमसे एक बात पूछूं, छोटे वाले की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट है, और बड़े वाले की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट है। तो जब छोटा अपॉन बड़ा 2 अपॉन 5 है, यहाँ छोटा कितना है 2 है, बड़ा कितना है तो 5 है। तो मेरे भाई जब यहाँ छोटा बटे बड़ा 2 बटे 5, यहाँ मेरे भाई 2 बटे 5, तो फिर यहाँ वाला भी छोटा कितना होगा 2, और ये वाला भी बड़ा वाला कितना होगा तो मेरे भाई 5 होगा। यानी ये भी 2 और 5 के अनुपात में बराबर होंगे, ये 2 और 5 के मेरे भाई क्या होंगे तो बराबर होंगे। आप स्पष्ट रूप से कह पाएंगे गुरुजी रेशियो बराबर है तो ये रेखा क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो ये भी 2 और 5 के रेशियो में सम्मिलित होगा। ठीक है सर, यहाँ पर रेशियो के बराबर होने से रेखा पैरेलल हो गई, पैरेलल होने से 2 और 5 के रेशियो में यहाँ पर ये आ गए। तो साफ तौर पर सर यहाँ पर ये देखो, छोटा वाला 2 है तो ये 2 होगा, अब बड़ा वाला 5 है तो सर यहाँ पर ये कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या साबित हो गया, ये वाला इसके पैरेलल है, यहाँ पर ये साबित हो गया ना मेरे भाई साबित। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, अभी तक क्वेश्चन में मानो कुछ भी नहीं किया हमने जैसे यहाँ पर ये कहा कि सर ये 2 है और ये वाला कितना है 5 है, उसी तरीके से हमने कहा सर ये 2 है और ये वाला कितना है मेरे भाई यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो सर यहाँ पर 2 अपॉन में 5, 2 अपॉन 5 के बराबर, इट मीन्स यहाँ पर ये रेखा इसके पैरेलल होगी, और ये रेखा अगर इसके पैरेलल होगी तो इसका भी छोटा वाला 2 होगा और इसका ये 5 होगा। अब सबसे मजे की बात तुम्हारे सामने अब आती है। पहली बात, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट के कारण, शीर्षा विमुख के कारण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल से ये थर्ड एंगल मेरे भाई यहाँ पर ये थर्ड एंगल के बराबर होगा। यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, तो हम कैसे कहेंगे, इसमें छोटे वाले सिंगल एंगल के सामने कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो, समझना मेरी बात को, आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ओ डी और ई। अगर हम देखें तो ओ है, डी है, ई है, सर यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। ठीक है, ओ सिंगल डबल डी और ये, तो यहाँ पर किसके सिमिलर है, ओ ए बी के। किसके सिमिलर है, ओ ए बी के, खाली तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दे रहे हैं। अब सिमिलरिटी में काम कैसे करेगा, इसके सिंगल के सामने कौन है तो 2 है, और वहाँ सिंगल के सामने कौन है तो मेरे भाई 5 है। ठीक है, उसके बाद इसमें डबल के सामने कौन है तो ओ ही है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डबल के सामने कौन है तो ओ बी है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल के सामने कौन है तो ओडी है, ट्रिपल के सामने कौन है ओडी है, और यहाँ ट्रिपल के सामने कौन है तो ओए है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कहोगे कि सर एयू अपॉन ओडी पूछा गया था, एयू 5 है और ओडी कितना है, तो देखो एयू की वैल्यू कितनी है, तो एयू की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर ओडी का मान कितना है, तो ओडी का मान 2 है, 5:2। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात कि सर देखिए समझिए बात को, छोटा वाला 2 बड़ा वाला 5, छोटा वाला 2 बड़ा वाला 5, छोटा वाला 2 बड़ा वाला 5। ठीक है, यानी छोटी भुजा 2 होगी, या छोटे वाले की भुजा 2 होगी, तो बड़े वाले की भुजा कितनी होगी, 5 होगी। क्वेश्चन में ए से लेकर के ओ कहा है,
तो ए से लेकर के ओ का है तो बड़े वाले का है, तो यहाँ पर ये ऐसे भी समझ लो सर ये 5 है 5 है 5 है, और सर ये 2 है 2 है 2 है, आप ऐसे भी कह लो बड़े वाले का सारा साइड 5, छोटे वाले का सारा साइड 2, तो बड़े वाले का एओ पूछा है तो 5 और छोटे वाले का सर ओडी पूछा है तो 2, बस बात खत्म। ऐसे भी कह सकते हो कि सर बड़ा वाला 5 छोटा वाला 2, तो 5:2 हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे भाई इसीलिए मैंने ऐसे नहीं कहा, नहीं तो फिर तुम बोलते सर आप किस आधार पर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। मैंने पहले सिमिलैरिटी लगाई, रेशियो लिखा और तब मैंने कहा। हालांकि जब मेरे भाई सिमिलर हो जाते हैं तो इसका 5 5 5 मान लो, 2 2 2 मान लो और तब रेशियो निकाल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल तगड़ा है सर, मज़ा आ रहा है। मज़ा आएगा यार, बहुत मज़ा आएगा। तुम लोग खामखा डरते हो और कोई बात है नहीं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो 58 के में टेंशन नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अब हमारे पास में 2 सवाल हैं, एक 59 है और एक 60 है। बस उसके बाद में हमारा जो सिमिलैरिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर एक रेशियो एक ऑप्शन है, और जो कि मेरे भाई गलत है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये 1:9 नहीं है, ये 1 मेरे भाई यहाँ पर 10 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आंसर भी है वो गलत दिया गया, इसको आप करेक्ट कर लेना। असल में इसके चारों के चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं, तो 1:10 मैंने एक इसको बना दिया है। ठीक है सर, इसको करेक्ट करवा लीजिए और आंसर की में भी करेक्ट करवा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बोल दीजिएगा टीम को। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ABC नाम का ट्रायंगल है। ई जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ई जो होगा डिवाइड करेगा, और ई डिवाइड करेगा ए को मेरे भाई 3 और ए के रेशियो में। ई जो होगा, लेकिन ई जो होगा डिवाइड करेगा, ई डिवाइड ए इन द रेशियो 3:1। ई जो होगा डिवाइड करेगा ए, ये भी गलत है भाई। ई जो होगा डिवाइड करेगा ई 3:1। एफ डिवाइड बी सी, एफ डिवाइड बी सी, थोड़ा सा लिखा ही गया है गलत। ई जो होगा ए को नहीं डिवाइड करेगा, ई डिवाइड करेगा ए बी को मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ई जो डिवाइड करेगा वो ए बी को करेगा, और ए बी को करेगा किस रेशियो में करेगा, 3:1 में। ठीक है, तो ई जो होगा डिवाइड करेगा, ये वाला भाग मेरे भाई 3 हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा 1 हो जाएगा। और एफ जो होगा डिवाइड करेगा पूरा पूरा BC को 3:2 में मेरे भाई यहाँ पर। तो एफ कैसे डिवाइड करेगा, तो ये बड़ा वाला भाग 3 और ये वाला भाग मेरे भाई कितना है, तो 2 है। कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ BEF। मेरे भाई BEF का रेशियो और किसके साथ में, ABC के साथ में। हम यहाँ पर मेरे भाई कैसे एरिया को बराबर करेंगे, जरा सोचो। बराबर मतलब कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन में मेरे भाई नहीं दिया गया है। तो मैं आपको एक बात छोटी सी लेकर के चलता हूँ, कई तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कई तरीके से आप इसको लेकर के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 और 1 के अनुपात में, 3 और 2 के अनुपात में, हम यहाँ पर इसको कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हमारे सामने क्या होगा, हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझदार हैं, आप कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। आप भी मेरी बात से हर जगह सहमत होते जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC है दोस्तों। ठीक है, मेरे पास में टोटल एरिया 50 है, मेरे पास में टोटल एरिया कितना है, 50 है। अभी देखते चलो आप लोग आंसर कैसे करोगे। मैं यहाँ से एक लाइन खींच के लेकर के आता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई इधर 2 भाग होगा और यहाँ पर 3 भाग होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एरिया कितना होगा और ये वाला एरिया कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 2 और 3 5 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट का मान कितना होता है, 50 होता है। एक का मान कितना होगा, 10 होगा। एक का मान 10 होगा, तो ये वाला एरिया गुरुजी 20 हो जाएगा और ये वाला एरिया 30 हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने आधार पर यहाँ कह रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे पास में 50 एरिया था, तो मैं 50 को किस अनुपात में बांटूंगा, 2 और 3 में, यानी ये 20 और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कल के दिन अगर मानो यहाँ पर मेरी इच्छा प्रकट होती है और मैं यहाँ से एक लाइन मेरे भाई खींच दूँ, और ठीक है, और मैं यहाँ पर इस लाइन को खींच करके मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि यार ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग 4 यूनिट है और ये वाला भाग 1 यूनिट है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये पूरा एरिया 20 था, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के कितना था मेरे भाई, 20 था। अब मेरे को बताओ ये भाग कितना होगा, ये भाग कितना होगा। तो विभाजन जो है वो क्या है, वो चलता रहेगा। विभाजन का कोई रोक थोड़ी है। जैसे मेरे पास में 50 था, तो मैंने 50 में 20 इधर दे दिया और 30 मैंने इधर दे दिया। अब ये जो 20 गया है,
ये 20 मेरे भाई अब यहाँ देखो तो बोलोगे सर यहाँ पर बेस 1 और 4 के रेशियो में है, यानी 5 टुकड़ा है, तो 5 टुकड़ा का मान गुरुजी 20 है, एक टुकड़ा का मान 4 होगा, एक टुकड़ा का मान 4 होगा, एक टुकड़ा का मान कितना होगा 4 होगा, और 4 टुकड़ा का मान 16 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यानी ये एरिया कितना होगा 4 और 16, और सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए वो यहाँ पर एक और लाइन ला करके खींच दे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अब ये पूरा एरिया 16 है, और वो मेरे भाई यहाँ पर बोल दे कि सर ये जो लाइन है ये बेस को यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, आधे आधे में बांटती है, तो 16 का भी तुम क्या करोगे, तो 16 का आधा आधा तुम यहाँ पर कर दोगे। तो विभाजन का कहीं पर कोई अंत है नहीं है, कहीं पर कोई है नहीं है। हम अगर इसको भी 8 को भी यहाँ एक और लाइन खींच करके 2 और 3 का रेशियो बना दे हम वैसे काट सकते हैं, 1 और 4 का रेशियो बना दे हम वैसे, तो कहीं पर कोई अंत नहीं है। आप कितना खींचते जाओ कहीं पर कोई अंत मेरे भाई नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हमारे सामने ये सवाल है, ये 2 और 3 के अनुपात में था। तो पहले मैंने सोचा कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो मैंने फिर से वही काम किया, मैंने 50 माना, 50 माना मेरे भाई। तो 50 को 2 और 3 के टुकड़ों में अगर मैं बांटूंगा, मैंने अपने तरफ से मान लिया, तुम 50 के जगह भाई मेरे तुम 100 मान लो, तुम 50 के जगह तुम 200 मान लो, चलो एक काम करो 100 मान लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 100 मान लेता हूँ, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर 5 टुकड़े मिलकर के 100 बना रहे हैं तो एक टुकड़ा मिलकर के 20 बनाएगा। फिलहाल के लिए मेरे भाई यहाँ पर जो है ये वाली लाइन को तुम भूल जाना, ये वाला लाइन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये भूल जाओ, खाली इस लाइन पर फोकस करो। 5 टुकड़े मिलकर के 100, एक टुकड़ा मिलकर के 20, एक टुकड़ा मिलकर के 20, तो 2 का मान 40 होगा, 3 का मान 60 होगा। यानी आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप समझदार लोगों की तरह बोलेंगे कि गुरुजी एरिया कितना होगा 60 होगा, तो ये वाला एरिया हमारा कितना होगा, ये वाला एरिया 40 होगा, ठीक है। अब मेरे भाई आप इधर भूल जाओ, आपने यहाँ पर इधर क्या देखा ना, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर इधर कुछ जानते ही नहीं हो कि इधर कुछ था भी मेरे भाई, यहाँ पर इधर आप जानते ही नहीं हो क्या है। अब देखो मान लो कि यहाँ पर एरिया तुम्हारा कितना है मेरे भाई 40 है, 40 के कितने टुकड़े होने हैं, 4 टुकड़े होने हैं, 4 टुकड़ों का मान कितना, एक टुकड़े का मान कितना 10, तो एक टुकड़े का मान मेरे भाई यहाँ पर 10, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे आप इसको काट लो ना, बस बात ही खत्म करो। यहाँ पे इतना लफड़ा क्यों पालते हो मेरे भाई, 4 का मान 40 है तो 1 का मान 10 होगा, 3 का मान 30 होगा। आइए ज़रा क्वेश्चन में हम लोग ये देखें कि किसका एरिया किसके साथ पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर वो ये पूछा गया है कि ट्रायंगल बी ई एफ का जो है मेरे भाई रेशियो आपका, और किसके साथ में पूछा गया ए बी सी के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पर बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, इसका रेशियो कितना है तो 10 है, ठीक है। और यहाँ पर पूरा ए बी सी का एरिया हमने कितना माना था 100 माना था, इसीलिए इसका आंसर 1/10 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 जगह में शीट में करेक्शन करना है, सर आप भी ये करेक्शन करवा दो। पहला करेक्शन यहाँ पर ये करना है कि इंग्लिश में ये ए बी होगा, और दूसरा करेक्शन ये करना है कि ऑप्शन नंबर ए को 1:10 बना करके आंसर की में भी ऑप्शन नंबर ए को सही करना है। पता चले तुमने इसको 1:10 बना दिया और आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आंसर की में भी ऑप्शन नंबर ए को जो है वो टिक बना दो। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, तो क्या मुश्किल है इसके अंदर में, सारी चीजें तो एकदम हलवा के बराबर है, ठीक है। आ जाइए, सबसे अंतिम क्वेश्चन है अब आपका 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं और 60 नंबर सवाल को समझते हैं, इसके बाद में सिमिलैरिटी पर हम लोग ताला मार देंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम यहाँ पर जो है उड़ा देंगे हम लोग इसको, कहीं कोई दिक्कत की बात हमारे आगे नहीं होगा, एकदम बहुत बढ़िया से बनाएंगे। हालांकि 60 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई जो है बहुत ढंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हालत खराब हो जाएगी लेकिन मजा भी आ जाएगा। एक बार पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि हाँ अब हुआ सिमिलैरिटी का द एंड मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए 60 नंबर सवाल में। 60 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा जाता है, पढ़ो। ये हमारे सामने मेरे भाई एक एबीसी नाम का ट्राइंगल होता है। ये हमारे सामने यहाँ पर क्या होता है, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ सी हो गया, एक ट्रायंगल है। डी जो है वो बीसी का क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो अगर हम देखें तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ई इज अ पॉइंट ऑन एसी एंड एफ इज इज अ पॉइंट ऑन एसी। तो ई नाम का एक पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो ये जो है क्या है, तो डी मिड पॉइंट है तो आधे आधे में काटेगा, समझ जाना। ई एक पॉइंट है हमारा एसी के ऊपर में, और एक एफ जो पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर ये ए बी के ऊपर में है, ठीक है। ए से लेकर के ई और ई से लेकर के सी का जो रेशियो है वो यहाँ पर 2 और 1 के अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। ए से लेकर के एफ और एफ से लेकर के बी का जो रेशियो है वो यहाँ पर 3 और 1 के अनुपात में
दिया गया है। ठीक है, कहा गया द लाइन सेगमेंट एडी एंड एफ इंटरसेक्ट एट ओ। एडी और एफ ई, एडी मेरे भाई यहाँ पर ये अगर हम देखें यहाँ तो ये हम कहेंगे कि सर ये हमारा एडी है और यहाँ पर ये एफ ई है, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो सर यहाँ पर ये ऊपर करता है। कहाँ पर करता है तो ऊपर करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ओ एफ। तो डी ओ एफ मेरे भाई कौन सा एरिया हो गया, तो यहाँ पर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई, और डी ओ ई यहाँ पर ये हो गया। यानी इन दोनों का मेरे भाई कहीं ना कहीं एरिया का हमसे रेशियो पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, और आप हमको यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा इसका अनुपात, जल्दी से बताओ। चलो तुम्हारे पास सोचने का मैं पूरा वक्त देता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। 1 मिनट क्या, तुम 1.5 मिनट ले लो और तुम बस इसको बना करके दिखा दो, बना करके दिखा दो मेरे भाई, यहाँ पर सोच करके दिखा दो। ठीक है, चलो मेरे भाई काफी लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, और सारे के सारे जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि सर हमारा सवाल जो है वो बन चुका है, आप रहने दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मेरे भाई यहाँ पर देख करके कि आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, एक बार हम लोग भी इसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं कि भैया बनेगा कैसे। तो सवाल में सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि डी जो है तुम्हारे पास में एक मिड पॉइंट है। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक मिड पॉइंट का काम कर रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में रेशियो मेरे भाई यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर ये रेशियो मेरे भाई कितना हो गया, तो ये 3 और इसके अनुपात में हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कोई तुक्के भी मार रहा है और कह रहा है शायद डी है, कोई किसी तरीके से कह रहा है कि सर यहाँ पर इस तरीके से है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये जो मेन हमारा एरिया का रेशियो आता है, ये कैसे आता है और कहाँ से आता है, थोड़ा हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। असल में मेरे भाई यहाँ पर देखो, एक तरीका इसका ये है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि जब आप यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, एक ट्रायंगल आपके सामने यहाँ पर ये होता है, और एक ट्रायंगल आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये होता है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल का रेशियो अगर हमारे सामने ए है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इसमें क्या होता है समझना, मैं आपको कुछ बातें हैं जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर फ्यूचर मतलब यहाँ पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मानो मैं एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिखा लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर ये समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर की जो फ़ोटो हमने बनाया है, ठीक है, ये फ़ोटो मेरे भाई यहाँ पर ये अगर इस तरीके से है कि सपोज़ करिए, मान लो यहाँ पर ये एरिया हमारा 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। तो मेरे भाई ये टोटल इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पता आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि ये 2 ट्रायंगल मेरे पास में मौजूद हैं, और इनका जो ये बेस है मेरे भाई यहाँ पर, ये 2 और ये 3 के अनुपात में है। तो अगर ये 2 और 3 के अनुपात में इनका बेस है, तो ये ऊपर वाला भी एरिया 2 और 3 के अनुपात में होगा, नीचे वाला भी एरिया 2 और 3 के अनुपात में होगा, और जब हम टोटल भी देखेंगे तो 2 और 3 के अनुपात में होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये 2 रेखाएं ए और बी के रेशियो में है, कहने का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये ए है और अगर यहाँ पर ये बी है,
ठीक है। अगर ये ए और बी के रेशियो में है तो ऊपर वाला ए और बी के रेशियो में होगा, नीचे वाला ए और बी के रेशियो में होगा, और इसका मेरे भाई पूरा पूरा जो टोटल है ये पूरा पूरा ए हो जाएगा, और इसका जो पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर टोटल है ये पूरा बी हो जाएगा। ये ए और बी, ये ए और बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए और बी के रेशियो में हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। समझ में आ रहा है बात? यानी कभी भविष्य में किसी ने ऐसा ट्रायंगल बना करके तुम्हारे सामने कह दिया कि भाई यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर ये जो साइड है ये 1 और यहाँ पर 3 के अनुपात में। अब ये भुजा 1 और 3 के अनुपात में है, तो यहाँ पर ये एरिया जो होगा ये 1 और 3 के अनुपात में, नीचे वाला एरिया जो होगा वो 1 और 3 के अनुपात में, और ये भी एरिया हमारा 1 और 3 के अनुपात में। ये अंडरस्टूड है, ये समझना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर वही वाली बात है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये 3, और देखो यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मेरे भाई इधर का एरिया और यहाँ पर इधर का एरिया, ये जो लाइन है ये क्या करेगा, तो मेरे भाई बराबर भागों में बांट देगा। बराबर भागों में जब यहाँ बांट देगा तो बोलेगा राइट का एरिया मेरे लेफ्ट के एरिया के क्या होगा भाई, बराबर होगा। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, कोई भी मेरे भाई जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, तो इधर एरिया क्या करता है, बराबर करता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ जो साइड है वो 2 और 1 मेरे भाई 3 है। यहाँ जो साइड है मेरे पास में कितना है मेरे भाई, 3 है, ठीक है। और यहाँ जो साइड है मेरे भाई वो 4 है। क्योंकि मुझे पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि जो एरिया होती है वो साइड के रेशियो में बढ़ती है, ठीक है। जिस रेशियो में साइड होगा उसी रेशियो में एरिया होगा। तो मुझे पता है कि मुझे एरिया को बराबर में बांटना है, तो एरिया को बराबर में बांटना है तो मुझे साइड को भी बराबर करना पड़ेगा, तभी एरिया बराबर में बंट पाएगी, अन्यथा नहीं बंट पाएगी। तो मुझे अगर इनको बराबर करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 4 को किससे गुना करना होगा, 3 से। तो यहाँ पर इसलिए इधर भी हो जाएगा 3 से और इधर भी हो जाएगा 3 से, ठीक है। और 3 को गुना करना होगा 4 से, इसलिए इधर भी हो जाएगा 4 से और इधर भी हो जाएगा 4 से। ये समझने वाली बात है कि सर अगर यहाँ पर ये जो है मिड पॉइंट है तो यहाँ पर क्या होता है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझो। यहाँ पर बस इतना सा होता है कि सर अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ भुजा बराबर है तो एरिया बराबर होगा। एरिया बराबर होगा तो सर बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर जो है बराबर बांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि इधर 16 एरिया दे दूँ, इधर 20 एरिया दे दूँ। अब मेरे पास में इधर 12 एरिया बचा हुआ है और यहाँ एरिया कितना बचा है, तो मेरे भाई यहाँ पर यहाँ भी 12 बचा है, ठीक है। अब इस 12 एरिया में से मेरे भाई आप जब जाओगे तो यहाँ पर ये देखो, आप बोलोगे सर 3 भाग इसके पास है, तो इसके पास कितना एरिया होगा, 3 एरिया, और ये 9 है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर असल में मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर इस वाले पूरे भाग को मेरे भाई 12 बनाया है, इस वाले भाग को 12 में से 3 भाग इसके पास में है और बाकी मेरे भाई 9 भाग जो है यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये कितना है, तो ये पूरा मेरे भाई 9 है। ये पूरा कितना है, 9 है। उसी तरीके से मेरे भाई देखो 12 एरिया मैंने लेफ्ट साइड में दे दिया, 12 एरिया मैंने राइट साइड में दे दिया। इस 12 में से 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, ठीक है। अब ये 12 है, ये 12 में से यहाँ पर ये वाला भाग कितना है, 4 है मेरे भाई, ठीक है। और ये वाला भाग कितना है, 8 है मेरे भाई यहाँ पर। ये वाला भाग कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 है। मैंने तुम्हें अभी एक बात समझाई थी, और अगर तुम्हें ध्यान होगा तो मैंने यहाँ पर क्या कहा था, अगर तुम्हें पता होगा तो, अगर ये 1 और 3 के रेशियो में है तो ऊपर वाला भी 1 और 3 में, नीचे वाला भी 1 और 3 में। तो उसी तरीके से अगर मानो ये तुम्हारा 9 और 8 के रेशियो में है तो ऊपर वाला भी दोस्त 9 और 8 के रेशियो में होगा और नीचे वाला भी 9 और 8 के रेशियो में होगा, बस समझना। तो अगर तुम कहोगे DOF तो 9 है और DOE तो मेरे भाई 8 है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो ये तुम्हारा एक खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको लेकर के तुमने तब जाकर के वाइंड अप किया, तब जाकर के चीज़ों को तुमने समझा। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ज्योमेट्री जो है वो पता है क्या है, ज्योमेट्री ऐसी चीज़ है कि अगर मुझे आपका मोराल डाउन करना हो, मुझे आपको ऐसा दिखाना हो कि मैं बहुत बड़ा अखंड ज्ञानी हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे 5-10 क्वेश्चन आपके शीट में पटक करके मारूंगा, जिसमें आपको ये दिखेगा कि अरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, उसका हवा बनेगा, 4-5 दोस्तों के बीच में वो क्वेश्चन शेयर होंगे। शेयर होने के बाद में आप बोलोगे अरे फलाने वाले टीचर की जो शीट है ना, उसके शीट में बड़ा टफ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तुम लगाओ। लेकिन मैं अगर वास्तविकता की बात करूँ तो एग्ज़ाम से इनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर प्रीवियस ईयर के आप 6 सालों के क्वेश्चंस को उठा करके देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। ऐसे कुछ सवाल लगाने चाहिए, मैं इस बात के फेवर में हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी तरह के हों, मैं इस बात के फेवर में नहीं हूँ। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 70 to 80% पहले तो मैं कंटेंट वैसा रखूँ जो पेपर के आपके सिमिलर है और थोड़ा आसपास में जा सकता है, और बाकी 30% में थोड़ा हम लोग जो है अदर साइड को भी कवर करते हैं कि कभी प्रीवियस ईयर से हट करके अगर कुछ नया आ गया तो हम उसके लिए भी काबिल हो पाए।
ठीक है। ऐसे कंसेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से सीखने पड़ते हैं, ज़रूरी होते हैं, और बाकी मैं क्लास में आपको करा ही रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको दिल छोटा नहीं करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बन जाते हैं, समझ आ जाते, तब तो मौज है, तब तो झंडे गाड़ दो, तब तो मेरे भाई यहाँ करते जाओ। नहीं बनते तो फर्स्ट गो में नहीं बनेगा, मुझे पता है, बट सेकंड बार में, थर्ड बार में, फोर्थ बार में तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी, तुम इसको बना पाओगे। तो अभी बस मैं इतना कहूँगा कि जितनी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं आप उसको करते जाइए। आपको इसके बाहर अभी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं तो इसके बाद में अब ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के। 3-4 मल्टीपल सोर्सेस पे मत भागना। मैंने एक तरफ में यहाँ पढ़ा दिया तो अब दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा ये कर्तव्य बन जाता है कि यहाँ इन क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्री बहुत बोरिंग भी है, ज्योमेट्री बहुत मज़ेदार भी है, ये देखने वाले के नज़रिए के ऊपर में होता है। क्वेश्चंस बनते हैं तो मज़ेदार हो जाता है, नहीं बनते हैं तो बोरिंग या टफ नज़र आता है। जो मैंने पढ़ाया है अगर आप उसको शुरू से लेकर के अब तक सारी चीज़ों को बार 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 पढ़ोगे, फॉर्मूला बुक का सहारा लेकर के बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो मेरे भाई यकीन मानो टफ नाम का कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में, सब कर लोगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से किया, और ये तो अपने आप में एक यूनिक ही क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, जो आपके एकदम दिमाग को खोल करके रख दिया। कुछ ऐसा पढ़ा आपने जो अब तक आपने नहीं जाना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी है, लेकिन बात तुम्हारे लिए ही कहता हूँ मैं, और किसी के लिए नहीं कहता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस शीट अपलोड कर देना, ये अपलोड कर देना, सब हो जाएगा भाई, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, तो जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर लो, और बाकी बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब ट्रायंगल में एक ही टॉपिक ढंग का बचता है, वो है तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फिर उसको कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू।